हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और वो आसानी से क्वेश्चन का टिक करेंगे और वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना कि कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। बल्कि एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज भी करता है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को मार्क करने से पहले हम लोगों को किन किन पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए ताकि हम लोग एक करेक्ट आंसर को मार्क आउट कर पाए। स्टूडेंट, किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है और एक कॉन्फिडेंस है कि जो आंसर हम मार्क करने वाले हैं वो 100% करेक्ट होगा, तो हम लोग उसे बिना टाइम वेस्ट किए मार्क कर देंगे। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो उस वक्त क्या करना होगा? उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि ये सही हो सकता है तो आप उसे टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस बेसिस पे जाना ही नहीं चाहिए कि ये होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेट मेथड। ध्यान से सुनना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेट मेथड। जब आप लोगों को ऐसा लगे या कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और सारा का सारा ऑप्शन एक जैसा है, तो आप उसमें से गलत आंसर को एलिमिनेट कीजिए ताकि आप सही आंसर तक पहुंच पाइए। आपको एक और ट्रिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं 50-50। आप सबसे पहले दो ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दीजिए। क्या करिए? दो ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दीजिए जो आपके हिसाब से बिल्कुल भी गलत आंसर हो। उस दो ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बच जाता है। उस दो ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। अगर कोई ऑप्शन गलत लग रहा है उसको एलिमिनेट करिए और फोर्थ वन करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको 30 मिनट का टाइम दिया गया है जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अपने 30 मिनट के टाइम को यूज करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्वेश्चन को समझना है और पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही सही आंसर को मार्क आउट करना है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 मिनट में 3 मिनट में ही आंसर को टिक कर दे रहे हैं और सबमिट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। जब आप 2 मिनट में 3 मिनट में उस आंसर को क्यों करना चाहते हैं? जब आपको 30 मिनट का टाइम ऑलरेडी दिया गया है, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अब मैं सारी बातों को समराइज कर देना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन से आप ये सारी गलती ना करें। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन टाइम से पहले पेन और कॉपी लेकर बैठना होगा। लॉगिन करने के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कॉपी में भी सॉल्व कीजिए और करेक्ट आंसर फाइंड कीजिए। तुक्का मत लगाइए कि ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिए। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है या उसका ऑप्शन एक जैसा है,
तो आप उसमें 50-50 मेथड अप्लाई कीजिए और एलिमिनेटिंग मेथड अप्लाई कीजिए, ताकि आप करेक्ट आंसर को मार्क आउट कर पाए सही तरीके से। आशा करते हैं कि आपका अगला एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा और आप जल्दबाजी में इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग मोशन से ही रिलेटेड कुछ रिवीजन करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स को मार्क आउट कर लेंगे और डिफरेंस जान लेंगे कि कब हम लोगों को किस तरह के ऑप्शन को टिक आउट करना है। अभी के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने स्टडीज के बेसिस पे एमसीक्यू के क्वेश्चन को डील कर पाएं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग टाइम एक्सिस कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 मीटर मूव कर रहा है, फिर 1 मिनट में 1 मीटर मूव कर रहा है, फिर 1 मिनट में 1 मीटर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म। ये बात याद रखना है। फॉर द यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व होगा। इट मीन्स displacement time graph of a non-uniform motion is a curved line। अब ये दूसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी ये ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पर है, तीसरे सेकंड में भी ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे है, चौथे सेकंड में भी ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है, इट मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इट मींस that when the displacement time graph of an object is a straight line parallel to time axis, then the object is at rest. Now you could get the question related to displacement time graph as if the displacement time graph of an object is a straight line parallel to time axis, then the object is at uniform motion, object is accelerating, object is non-uniform motion, or object is at rest. So see the displacement time graph in all the respective times, object is not changing its position, it means object is at rest. So if the displacement time graph of an object is a straight line parallel to time axis, then object will be at rest. If the displacement time graph of an object is a straight line, then object is moving with uniform acceleration. Second point to be remembered for your first periodic test is that the slope of the displacement time graph gives velocity. You should remember it. Now, but when we talk about the distance time graph, not about the displacement time graph, यहाँ मैंने displacement time graph लिखा है, तो slope of the displacement time graph gives velocity, but when we will talk about distance time graph, then
डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड। इस बात को एमसीक्यू में बहुत ही ध्यान से समझना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दिया है तो उससे हम लोग को स्पीड पता चलता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उससे हम लोग को वेलोसिटी पता चलता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ the displacement time graph gives velocity, slope of distance time graph gives speed। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 में हैं। समटाइम्स हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक जैसा ही कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक नहीं मानेंगे। हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ाया है। इवन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को भी पढ़ाया है। आप उसे अच्छे से अभी रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर अगले सेकंड में इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब मान लेते हैं कि एक पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है और दूसरे सेकंड में भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है, तीसरे सेकंड में भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है। इट मींस कि हर टाइम पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है। देन इससे हम लोग को यही पता चलता है when the velocity time graph of an object is a straight line parallel to time axis, then the object is moving with uniform velocity। और जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर हो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। इससे पता चलता है कि वेलोसिटी रिटार्ड हो रहा है, जिसे हम लोग डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो जब इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस रिटार्डेशन है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से है, इट मींस व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज a straight line parallel to time axis, then the object is moving with uniform motion। and when the displacement time graph is a straight line parallel to time axis, then the object is at rest। डिफरेंस अभी से ही कैटेगरी कर लो और कोई भी गलती नहीं करना। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट को भी मैंने पढ़ाया है, अभी आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी हटाकर स्पीड लिख दूं तो यहाँ आंसर होगा डिस्टेंस। इट मींस एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट? डिस्टेंस। बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। आपसे यहाँ से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देन सबसे पहले अगर यहाँ पर वेलोसिटी लिखा हुआ है तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग को आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी में देना होगा एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी आंसर नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है। दूसरा आंसर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, तो हम लोग उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जब हम लोग किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या बताता है हम लोग को? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले हैं उस बेसिस पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली बात, आपको डिफरेंस पढ़ लेना चाहिए। किसका किसका डिफरेंस पढ़ना होगा ये समझना है। आपको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ना होगा, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ना होगा और आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पढ़ना होगा। जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सारे क्वांटिटीज का आप लोगों को एसआई यूनिट और फॉर्मूला याद कर लेना होगा ताकि और एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपसे एसआई यूनिट पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है। और अगर कुछ न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल बहुत ही आसान और डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस पे होगा। उसके लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और तुरंत ही सॉल्व करके सही आंसर मार्क कर देंगे। अपने मन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जो सटीक आंसर लग रहा है आपके हिसाब से उसको बिना क्वेश्चन को पढ़े और समझे टिक कर देंगे। ये जल्दबाजी करने का गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।